गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है लाख की चूड़ियाँ। और यह कहानी आधारित है मशीन युग का जो सामान्य मनुष्यों पर या मानव पर दुष्प्रभाव पड़ा है उसको बताने के लिए। तो अब तक इस कहानी में हमने पढ़ा कि जो लेखक हैं वो अपने मामा के घर गांव जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति जो मनिहार है और चूड़ियाँ बनाने का काम करता है वह बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह उन्हें रंग बिरंगी कांच लाख की गोलियाँ बनाकर देता है। और लेखक उनके बारे में बताते हैं कि वह कहाँ बैठकर काम करते थे, कैसे काम करते थे, और उन्हें काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। लेखक आगे बताते हैं कि जो बदलू है उन्हें सबसे ज़्यादा चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। कुछ सालों बाद जब लेखक के पिता का ट्रांसफ़र या बदली दूसरे जगह दूर शहर में हो जाती है तो वहाँ से हमेशा छुट्टियों में आना मुश्किल होता है। इसीलिए कई सालों बाद लगभग 8-10 सालों के बाद में वह अपने मामा के घर वापस आते हैं तो उन्हें कई दिनों तक बदलू की याद भी नहीं आती। फिर अचानक एक दुर्घटना की वजह से उन्हें बदलू की याद आती है, क्योंकि उनके मामा की जो छोटी लड़की थी, बेटी थी, वह गिर जाती है और कांच की चूड़ी पहनने की वजह से वह टूटकर उनकी कलाई में लग जाती घुस जाती है और उससे खून निकलने लगता है। तब जाकर लेखक को बदलू की याद आती है और वह उनसे मिलने के बारे में सोचते हैं। अब आगे, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो जब लेखक बदलू काका से मिलने जाते हैं तो वह उन्हें बाहर ही नीम के पेड़ के नीचे लेटे हुए, चारपाई पर लेटे हुए मिलते हैं। तब लेखक उन्हें नमस्ते करते हैं। बदलू काका उन्हें नमस्ते का जवाब तो देते हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाते। तो लेखक उन्हें अपना परिचय देता है कि मैं जनार्दन हूँ और आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहते हैं, मानो वह अपने स्मृति पटल यानी कि याददाश्त पर या स्मरण शक्ति पर जोर देकर अतीत के चित्र याद उतार रहे हो, यानी कि पुरानी बातों को याद कर रहे हो। और फिर उन्हें एकदम से याद आया हो तो वो एकदम से बोलते हैं कि आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए। तब लेखक कहते हैं कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका, और काका के पास ही चारपाई पर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह या लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर तो जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। लेखक कहते हैं कि जब वह वहाँ पर बैठ गए तो फिर से वहाँ पर शांति हो गई। जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें न तो मचिया ही नज़र आई, यानी कि जो काका जिस पर बैठकर काम करते थे, न तो वह मचिया नज़र आई और न ही भट्टी दिखाई दी। तो उस लेखक ने पूछा कि आजकल काम नहीं करते हो काका? तो काका ने बोला, नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना, मतलब कि सबको लाख की जगह कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। गांव में कांच का प्रचार हो गया है, सब लोगों को कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद आने लगी हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि मशीन युग है न यह लला, तो आजकल जो काम होते हैं अधिकतर सब मशीनों से होते हैं,
खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है, क्योंकि लाख जो है वह हाथ से बनाई जाती है चूड़ियाँ, और कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनती है। तो उन्हें एक बार डिज़ाइन डालकर ढेर सारी चूड़ियाँ बनाई जा सकती है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, ऐसा लेखक कहते हैं। तो काका कहते हैं कि नाजुक तो फिर भी होता है, लेकिन ऐसा कहते कहते उन्हें खांसी आ जाती है और वह बहुत देर तक खांसते रहते हैं। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। जब बदलू काका को खांसी आई तो लेखक को लगा कि उसे दमा यानी कि अस्थमा है, और अवस्था के साथ साथ उनका शरीर भी ढल चुका है, यानी कि अवस्था कहते हैं उम्र को। उम्र के साथ साथ उनका शरीर भी ढल चुका है, यानी कि बूढ़ा हो चुका था। उनके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उन्होंने मेरी शंका को भांप लिया, यानी कि जो मुझे शंका हो रही थी कि उन्हें दमा यानी अस्थमा की बीमारी है। तो काका ने बोला कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी कहते हैं कि मौसम विशेष, यानी और खांसी जो किसी खास मौसम में ज़्यादा होती है। तो बदलू काका ने कहा कि मुझे फसली खांसी है जो महीने 2 महीने से ही आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक वापस से चुप हो जाता है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। किसके अंदर? बदलू काका के अंदर। उसे लेखक को लगता है कि बदलू काका में कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। और मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट देना का मतलब किसी का रोज़गार छीन लेना। तो ये मशीन युग की वजह से जो हर काम मशीनों से होने लगा है, उसकी वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। कुछ देर फिर से शांति हो जाती है जो लेखक को अच्छी नहीं लगती। तो वही बात शुरू करते हैं कि आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए काका से पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। जब लेखक ने पूछा आम की फसल के बारे में, तो बदलू काका ने कहा खुशी से, लहक कर का मतलब होता है चमक, आभा या खुशी। तो उन्होंने खुशी से कहा कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। और फिर अपनी बेटी को अंदर से आवाज़ दी कि अरे रज्जू, लला के लिए आम तो लेकर आना। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी कि मेरी तरफ देखकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल गया था। लेखक ने कहा, नहीं नहीं काका, बहुत खा लिए, इस साल बहुत आम खाए हैं। तो वह नाराज़ होते हुए जैसे बोला कि वाह वाह, बिना खाए आम खाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी आम यह पेड़ तैयार हुआ है। लेखक फिर से चुप हो जाते हैं और वे याद करने लगते हैं कि कैसे काका उसके लिए मलाई बचाकर रखते थे। तो अचानक से उन्हें उनकी गाय की याद आई। तो उन्होंने काका से पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका? तब काका ने कहा कि गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, क्योंकि उनका काम बंद हो गया था। तो इसकी वजह से वो
गाय को पालने की क्षमता उनमें नहीं थी। इतने में रज्जू उनकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, जिसे देखकर लेखक ने कहा कि यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा तो काका हंस पड़े, वाह वाह शहरी हो ना। लेकिन वो अपना समय बताते हुए कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने यानी कि 4 गुना ज़्यादा एक बखत यानी कि वक्त, तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुना आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है। तब लेखक बोलते हैं। इसके बाद काका अपनी बेटी को कहते हैं कि लल्ला को यानी लेखक को 4-5 आम अच्छे वाले जो सिंदूरी हैं वो छाट कर देना, और लेखक से कहते हैं कि देखो ये जो आम है इसी साल इस नए पेड़ के तैयार हुए हैं, ये कैसे हैं इन्हें खाकर देखो। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। लेखक कहते हैं कि रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर, अंजलि कहते हैं दोनों हाथों कर मिलाकर जो कटोरी जैसी शक्ल का आकार बनता है उसे अंजलि कहते हैं। तो अपने हाथों में उसने 4-5 आम लेकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए जब लेखक ने देखा तो उसकी निगाह यानी कि उसकी नज़र कुछ क्षण के लिए रज्जो के हाथ पर ठहर गई, क्योंकि उसने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू को पता पड़ गया कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि यही आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था और यह ज़मींदार साहब की बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन वे मुझे इसके सिर्फ 10 आने दे रहे थे, इसीलिए मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। तो लेखक को इस बात से खुशी हुई कि बदलू ने वह आखिरी चूड़ा भी कम पैसों में न बेचकर उसे रख लिया और अपने व्यक्तित्व को बचा लिया, यानी कि वह इतना कमज़ोर नहीं था कि उसने हार मान ली हो।